24 सितंबर 2023 को एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। डोंट वरी, हमारी दुनिया सेफ है। पृथ्वी से टकराने वाला ये एस्टेरॉयड कोई फुल साइज एस्टेरॉयड नहीं था, बल्कि एक सिक्योर कैप्सूल में बंद पड़े एक छोटे से एस्टेरॉयड का हिस्सा था। इस एस्टेरॉयड सैंपल को पृथ्वी तक लाने के लिए नासा ने सन 2016 में ओसाइरिस रेक्स मिशन लॉन्च किया था, जो अब सक्सेसफुली एस्टेरॉयड बेनो से सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी तक भेज चुका है। लेकिन नासा ने ऐसा किया कैसे? लाखों किलोमीटर दूर किसी एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी तक कैसे लाया गया? एक और सवाल ये है कि इस एस्टेरॉयड की मिट्टी में ऐसा क्या है कि उसका सैंपल कलेक्ट करने के लिए नियरली $1 बिलियन खर्च करके एक मिशन किया गया। कहीं इस एस्टेरॉयड में माइक्रोबियल लाइफ तो नहीं? एंड वन मोर थिंग, एस्टेरॉयड बेनो वही एस्टेरॉयड है जो नेक्स्ट सेंचुरी में पृथ्वी से टकरा सकता है। तब हमारी पृथ्वी का क्या होगा? तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इस वीडियो को और जानते हैं एस्टेरॉयड बेनो और ओसाइरिस रेक्स मिशन के बारे में एकदम विस्तार से। सबसे पहले बात उस मिशन की जिसकी बदौलत नासा पहली बार सैंपल रिटर्न मिशन करने में सफल रहा है। मिशन ओसाइरिस रेक्स को नियर अर्थ एस्टेरॉयड बेनो की स्टडी करने और उस एस्टेरॉयड के सरफेस से सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए 8 सितंबर सन 2016 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि नासा ने अपने पहले सैंपल रिटर्न मिशन के लिए एस्टेरॉयड बेनो को ही क्यों चुना? तो दोस्तों, इसके पीछे कई स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले ओसाइरिस रेक्स के बारे में जानते हैं। ओसाइरिस रेक्स को एटलस 5411 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय इसका लॉन्चिंग मास 2110 किलोग्राम था, वहीं ड्राई मास 880 किलोग्राम है। ओसाइरिस रेक्स मिशन का कॉस्ट लगभग $800 मिलियन है। अगर हम इसमें एटलस 5 लॉन्च व्हीकल के कॉस्ट, जो कि लगभग $183.5 मिलियन के आसपास है, उसे ऐड कर देते हैं तो इस पूरे मिशन का कॉस्ट नियरली $1 बिलियन तक जा पहुंचता है। आगे चलकर इस मिशन को एक्सपेंड भी किया गया है, जिससे इसका कॉस्ट अलग से $200 मिलियन और बढ़ गया। ओसाइरिस रेक्स नासा की ओर से किया जाने वाला पहला एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है, लेकिन नासा से पहले जापानी स्पेस एजेंसी JAXA 2 बार सक्सेसफुली एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन कर चुका है। जापान ने अपना पहला एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन सन 2010 में किया था, जब जापानीज प्रोब हायाबुसा एस्टेरॉयड 25143 इटोकावा से सैंपल लेकर आया था। वहीं दूसरी बार जापान ने ये मिशन 2020 में किया, तब प्रोब हायाबुसा 2 162173 ryugu से सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी पर लौटकर वापस आ गया था। लॉन्च होने के लगभग 2 साल बाद सितंबर 2018 में ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड बेनो तक पहुंचने में सफल रहा। ऐसा नहीं है कि अपने 2 साल के ट्रेवलिंग ड्यूरेशन के दौरान ओसाइरिस रेक्स स्लीप मोड में था, बल्कि ये एक्टिव था और साइंटिस्ट इसमें लगे कैमरों की मदद से स्पेस एक्सप्लोरेशन भी कर रहे थे। ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट में मैप कैम लगाया गया था, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों ने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्च करने की कोशिश की। 9 से 20 फरवरी सन 2017 के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के वैज्ञानिकों की टीम ने हर दिन मैप कैम की मदद से 135 सर्वे इमेजेस की स्टडी की और इस दौरान कोई नया नियर अर्थ ऑब्जेक्ट तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये सर्च मिशन बेनिफिशियल रहा और वैज्ञानिकों को स्पेस के इस रीजन के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिली। बेनो तक पहुंचने के बाद 505 दिनों के सरफेस मैपिंग फेज की शुरुआत हुई। इस फेज के दौरान ओसाइरिस रेक्स को बेनो के क्लोजर एंड क्लोजर जाकर फ्लाई बाय पूरा करना था। इनिशियली ओसाइरिस रेक्स बेनो के लगभग 19 किलोमीटर दूर था, जो कि 1 महीने के अंदर ही घटकर सिर्फ 6.5 किलोमीटर तक रह गया। 31 दिसंबर सन 2018 को नासा की ओर से ये कंफर्म कर दिया गया कि ओसाइरिस रेक्स बेनो की ऑर्बिट में पहुंच चुका है और इसके ऑर्बिटल स्पीड को भी मैच कर चुका है। इस दौरान बेनो और ओसाइरिस रेक्स के बीच की दूरी सिर्फ 1.75 किलोमीटर ही रह गई थी। ये डिस्टेंस स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में किसी स्पेसक्राफ्ट और सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस था। इस पूरे मिशन का मेन मकसद बेनो की सरफेस से सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी तक भेजना था।
सैंपल कलेक्शन के लिए सबसे पहले सैंपल साइट सिलेक्ट करना भी जरूरी था। इस काम को पूरा करने के लिए एक्सटेंसिव रिमोट मैपिंग एंड सेंसिंग कैंपेन की शुरुआत की गई। इस कैंपेन के एंड में ओसाइरिस रेक्स बहनों के और भी ज्यादा करीब गया और इन दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर ही रह गई। सरफेस मैपिंग के बाद नासा की ओर से बहनों की 4 लोकेशंस नाइटिंगेल, किंगफिशर, ऑस्प्रे और सैंड पाइपर को सैंपल कलेक्शन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। बाद में एक्सटेंसिव रिमोट मैपिंग एंड सेंसिंग कैंपेन के बाद इन चारों में से नाइटिंगेल को प्राइमरी सैंपल साइट के रूप में फाइनलाइज किया गया और ऑस्प्रे को बैकअप साइट के रूप में रखा गया। नासा के इनिशियल प्लान के मुताबिक सैंपल कलेक्शन 25 अगस्त 2020 को होना था, लेकिन फिर किसी वजह से इसे बढ़ाकर 20 अक्टूबर सन 2020 कर दिया गया। सैंपल कलेक्शंस के लिए ओसाइरिस रेक्स में टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म और टैगसैम नाम का एक रोबोटिक आर्म लगाया गया था। एक्चुअल सैंपल कलेक्शन से पहले 15 अप्रैल सन 2020 को फर्स्ट सैंपल कलेक्शन रिहर्सल भी किया गया, जो कि एकदम से कामयाब रहा। इस रिहर्सल के दौरान ओसाइरिस रेक्स और बेनो सरफेस के बीच की दूरी सिर्फ 65 मीटर ही रह गई थी। सेकेंड रिहर्सल 11 अगस्त को किया गया। इस दौरान ये दूरी 65 मीटर से भी घटकर 40 मीटर तक रह गई। दोनों रिहर्सल सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद फाइनली 20 अक्टूबर सन 2020 को सैंपल कलेक्शन ऑपरेशन पूरा किया गया। टैगसैम इंस्ट्रूमेंट जैसे ही बेनो सरफेस के कांटेक्ट में आया, 5 सेकेंड टाइमर स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स सैंपल कलेक्शन का काम 5 सेकेंड के अंदर में पूरा करना था। अगर ये समय 5 सेकेंड से ज्यादा होता तो ओसाइरिस रेक्स बेनो से टकरा जाता। इस कोलिजन को रोकने के लिए ही इसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि 5 सेकेंड पूरे करने के बाद ओसाइरिस रेक्स में ऑटोमेटिकली बैक वे मैन्यूवर स्टार्ट हो सके, और ऐसा हुआ भी। 5 सेकेंड पूरे होते ही ओसाइरिस रेक्स में बैक वे मैन्यूवर स्टार्ट हो गया और ओसाइरिस रेक्स बेनो से दूर जाने लगा। अगर सैंपल कलेक्शन ठीक से नहीं हुआ होता तो इसके लिए नासा ने अनदर सैंपलिंग अटेम्प्ट भी प्लान करके रखा हुआ था, लेकिन टैगसैम हेड के इमेज के जरिए ये वेरीफाई हो गया था कि सैंपल कलेक्ट किया जा चुका है एंड कलेक्टेड सैंपल मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी 60 ग्राम से भी ज्यादा है एंड सेकेंड अटेम्प्ट प्लान को अबॉर्ट कर दिया गया और अब कलेक्टेड सैंपल को सैंपल रिटर्न कैप्सूल में डालने के फेज की शुरुआत हुई। एस्टेरॉयड बेनो के लिए कलेक्ट किए गए सैंपल को 28 अक्टूबर सन 2020 को सैंपल कलेक्टर हेड से रिटर्न कैप्सूल में डाला गया और फिर कैप्सूल लिड को अच्छी तरीके से सील करके पृथ्वी पर वापस भेजने की तैयारी होने लगी। सैंपल सिक्योर्ड होने के बाद ओसाइरिस रेक्स ने 7 अप्रैल सन 2021 को बेनो का फाइनल फ्लाईओवर पूरा किया और धीरे धीरे बेनो से दूर होने लगा। 10 मई सन 2021 को ओसाइरिस रेक्स ने बेनो को हमेशा के लिए गुड बाय कहा और पृथ्वी की ओर लौटने के अपने सफर की शुरुआत की। 2 साल से भी लंबे इस सफर के बाद इसी साल सितंबर महीने में ओसाइरिस रेक्स पृथ्वी के करीब पहुंच गया, लेकिन इसकी किस्मत में पृथ्वी तक लौटना नहीं था। अरे डोंट वरी, हमारे सैंपल्स के साथ कुछ भी नहीं हुआ, वो सेफली पृथ्वी तक आ चुके हैं और ओसाइरिस रेक्स भी सेफ है। बस बात यह है कि बेनो के बाद ओसाइरिस रेक्स को एक एक्सटेंडेड मिशन के लिए जाना है, जिसके तहत ये एस्टेरॉयड अपोफिस तक जाएगा। ओसाइरिस रेक्स 2029 तक उस एस्टेरॉयड तक पहुंचेगा और फिर उसकी स्टडी करके इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम तक यानी कि पृथ्वी तक भेजेगा। नाउ बैक टू द सैंपल रिटर्न मिशन। जब ओसाइरिस रेक्स पृथ्वी से लगभग 1,01,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब सैंपल रिटर्न कैप्सूल को ओसाइरिस रेक्स से अलग कर दिया गया। ओसाइरिस रेक्स अपनी नई मंजिल के लिए आगे चला गया, जबकि सैंपल रिटर्न कैप्सूल एटमॉस्फेयर से होते हुए पृथ्वी तक आने लगा। जब ये कैप्सूल एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तब इसकी स्पीड 44,500 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी। बाद में कैप्सूल का पैराशूट खुला और इसकी स्पीड कम होती गई। 24 सितंबर सन 2023 को सुबह 8:52 पर यह सैंपल रिटर्न कैप्सूल ओटा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज में आकर गिरा। थैंकफुली लैंडिंग के बाद भी कैप्सूल एकदम से सेफ था। लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर से कैप्सूल को नासा के एस्ट्रो मटेरियल रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन साइंस डायरेक्टरेट में ले जाया गया, जहां वैज्ञानिक इस मोस्ट अबेटेड सैंपल को स्टडी करेंगे। किसी भी प्रकार के कॉन्टामिनेशन को रोकने के लिए इस सैंपल को पूरी तरह से क्लीन एंड सिक्योर रूम में रखा गया है, जहां बाहर से एक भी धूल कण अंदर नहीं जा सकता।
खास बात यह है कि दुनिया भर की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सैंपल की स्टडी करना चाहती है तो रिक्वेस्ट करके इसे नासा से हासिल किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन के लिए बेनो ही क्यों? एस्टेरॉयड बेनो की खोज 11 सितंबर सन 1999 को की गई थी। इस एस्टेरॉयड का निर्माण सोलर सिस्टम के निर्माण के लगभग 10 मिलियन साल बाद ही हुआ था और खास बात यह है कि निर्माण के बाद से अब तक इस एस्टेरॉयड के केमिकल कॉम्पोजिशन में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। सोलर सिस्टम की शुरुआत में पृथ्वी पर जिन एलिमेंट्स की मौजूदगी में जीवन का निर्माण हुआ होगा, वैज्ञानिकों का मानना है कि वो एलिमेंट्स आज भी बेनो पर हो सकते हैं। इसीलिए नासा ने बेनो से सैंपल लाकर इनकी स्टडी करने का फैसला किया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि बेनो के सैंपल्स को स्टडी करके उन्हें ये समझने में मदद मिल सकती है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की डिस्कवरी में भी ये सैंपल स्टडी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। बेनो एक बी टाइप एस्टेरॉयड है, यानी कि इस पर कार्बन काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है और लाइफ फॉर्मेशन के लिए कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है। इस वजह से भी वैज्ञानिक बेनो से लाए गए सैंपल्स की स्टडी करना चाहते हैं। एस्टेरॉयड बेनो के बारे में और विस्तार से बात करें तो बेनो का निर्माण भी मार्स और जुपिटर के बीच स्थित मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में ही हुआ था, लेकिन लगभग 1 से 2.5 मिलियन साल पहले यह एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलकर नियर अर्थ ऑर्बिट में आ गया था। इस एस्टेरॉयड का डायामीटर लगभग 490 मीटर है। बेनो को सूरज का एक ऑर्बिट पूरा करने में लगभग 336 दिन लगते हैं। सूरज से इसकी एवरेज ऑर्बिटल डिस्टेंस लगभग 168 मिलियन किलोमीटर है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट सेंचुरी में बेनो पृथ्वी से टकरा सकता है और ये बात सच है। एस्टेरॉयड बेनो यारकोव्स्की इफेक्ट से प्रभावित होता है। यारकोव्स्की इफेक्ट एक फोर्स है जिसकी वजह से एस्टेरॉयड बेनो हर साल अपने सेमी मेजर एक्सिस से लगभग 284 मीटर खिसक जाता है, जिस वजह से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि धीरे धीरे बेनो पृथ्वी के करीब आता जाएगा और 2175 से 2199 के बीच ये कभी भी पृथ्वी से टकरा सकता है। ओसाइरिस रेक्स का सैंपल रिटर्न मिशन तो पूरा हो चुका है, लेकिन अलग अलग स्पेस एजेंसीज के द्वारा फ्यूचर में कई और सैंपल रिटर्न मिशन किए जाने वाले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है जापान का MMX मिशन, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा और ये मार्स के चंद्रमा फोबोस से सैंपल्स लेकर पृथ्वी पर लौटेगा। चीन भी 2 सैंपल रिटर्न मिशन करने वाला है, जिसमें पहला है चैंगी 6 मिशन। इसे इसी साल लॉन्च किया जाएगा, जो कि हमारे अपने चंद्रमा से सैंपल्स लेकर वापस आएगा। वहीं चीन का दूसरा मिशन है तिएनवेन-2, जो कि एस्टेरॉयड 469212 कैमो ओलेवा से सैंपल्स लेकर वापस आएगा। नासा और ESA मिलकर मार्स सैंपल रिटर्न मिशन पर प्लानिंग कर रहे हैं और इस रेस में रूस भी पीछे नहीं है। 2027 तक वो भी मून सैंपल रिटर्न मिशन करेगा। इसके बाद मार्स सैंपल रिटर्न मिशन भी रूस के प्लान में शामिल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को भी मिला होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।